वेलकम। तो स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग इस वीडियो में जो देखेंगे आज वो है आपका क्लास 12वां का सभी स्ट्रीम आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी के लिए है। सब्जेक्ट जो है आपका हिंदी इलेक्टिव, हिंदी ऐच्छिक है और सेट 5वां है, लास्ट सेट है। ठीक है, तो ये निर्देश आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग सीधा चलते हैं। यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश में 1 से 4 तक का प्रश्न है। ठीक है, उसको पढ़ेंगे पहले, उसके बाद उसका सोल्यूशन निकालेंगे हम लोग। अनुशासन का अर्थ है अपने को कुछ नियमों से बांध लेना और उन्हीं के अनुसार कार्य करना। ठीक है, अनुशासन के अभाव में समाज में अराजकता और अशांति का साम्राज्य होता है। वन्य पशुओं में अनुशासन का कोई महत्व नहीं होता, जो वन्य जीव होता है उसमें अनुशासन का कोई महत्व नहीं होता। इसी कारण उनका जीवन जो होता है वो आरक्षित होता है, आतंकित होता है एवं अव्यवस्थित रहता है। ठीक है, सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ साथ जीवन में अनुशासन का महत्व भी बढ़ गया है। आज के वैज्ञानिक युग में तो अनुशासन के बिना मनुष्य का कार्य ही नहीं हो सकता। ठीक है, ये था टोटल आपका गद्यांश। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे अनुशासन का क्या अर्थ है। तो अनुशासन का अर्थ ऑप्शन 4 दिया हुआ है, स्वयं पर दूसरे का शासन, स्वयं पर स्वयं का शासन, शासन रहित जीवन और विप्रयुक्त सभी। ठीक है, तो देखिए स्वयं पर दूसरों का शासन ये भी अनुशासन है, स्वयं पर स्वयं का शासन ये भी अनुशासन है, शासन रहित जीवन ये भी अनुशासन है। तो मतलब ये तीनों हो गया। तो क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे किन अनुशासन का कोई महत्व नहीं होता है। तो वन्य जीव प्राणियों का, ठीक है ना, वन्य जीव का नहीं होता है, अभी हम लोग पढ़े थे वहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या पढ़े हैं, वन्य पशुओं में। ठीक है, तो वन्य जीव में नहीं होता है, तो यहाँ पे वन्य जीव में हम लोग टिक लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा में दिया हुआ है कि किसके विकास के साथ अनुशासन का महत्व बढ़ता है। तो किसके विकास के साथ, देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे सभ्य और संस्कृति। ठीक है, तो आगे आप देख सकते हैं, हाँ आपका यहाँ पे है ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर सी देखिए, सभ्य और संस्कृति के विकास के साथ। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का एक शीर्षक चुनिए। तो अनुशासन का महत्व हम लोग चुनेंगे क्योंकि अनुशासन के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुशासन का महत्व। ठीक है, 4 का ये सही हो जाएगा। चलिए आप देखिए यहाँ पे निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। 5 से 8 तक का सही आंसर देना है। कविताओं में पेड़, चिड़िया, फूल, पौधे और मौसम का अब जिक्र नहीं होता। कविताओं में होता है संवेदनहीन लोग जो धन के बल पर सच झूठ को नकारते हुए जीवन जी रहे हैं। कविताएं सदा सच बोलती है, झूठ का भांडा फोड़ती है, झूठ का भांडा फोड़ती है ना, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कविता में अब किसका जिक्र नहीं होता है। तो कविता में किसका जिक्र नहीं होता है, देखिए पेड़ का नहीं होता है, मौसम का नहीं हो रहा है, फूल का नहीं हो रहा है, मतलब ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, है ना आपका मौसम डी सही, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कविताएं हमेशा से किसका साथ देती रही है। तो कविताएं हमेशा से सत्य का साथ देती रही है। अभी हम लोग यहाँ पे पढ़े थे कि कविता जो है वो किसका साथ दे रहा है, तो सत्य का साथ दे रही है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। कैसे लोग धन के बल पर सच को झुठला देते हैं। तो संवेदनहीन लोग। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संवेदनहीन लोग जो धन के बल पर सच को ठुकरा देते हैं, नकारते हैं। तो क्या है यहाँ पे देखिए, क्या हो जाएगा, संवेदनहीन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 7 का। कविताएं किसका भांडा फोड़ती है। तो कविताएं झूठ का भांडा फोड़ती है, अभी हम लोग देखे थे, तो झूठ का। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बी। ठीक है, खंड खा देखिए अभिव्यक्ति और माध्यम से है। ठीक है, तो रेडियो संचार का कौन सा माध्यम है। तो रेडियो संचार का जो माध्यम है वो आपका हो जाएगा श्रव्य। ठीक है, सुनना। पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। तो पत्रकारिता दिवस जो मनाया जाता है वो है आपका 30 मई को मनाया जाता है। लोकतंत्र का चौथा पाया कहा जाता है। तो लोकतंत्र का चौथा पाया जो कहा जाता है, देखिए मीडिया को कहा जाता है ना। पत्रकार किस किस प्रकार के होते हैं। तो पत्रकार जो होते हैं वो पूर्णकालिक, दीर्घकालिक और अंशकालिक, मतलब तीनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 12 का। 13 का देखिए कि छाप खाने का आविष्कार किसने किया था। तो छाप खाने का आविष्कार जो किया था वो नाम क्या है। तो उसका नाम जो है वो हो जाएगा आपका मुनेटबर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। झारखंड का प्रमुख समाचार पत्र कौन है। तो देखिए झारखंड का प्रमुख समाचार पत्र हिंदुस्तान भी पढ़ते हैं, प्रभात खबर भी पढ़ाई होता है, दैनिक जागरण भी होता है। तो ये सभी हो जाएगा, इसका प्रमुख खबर है। ठीक है, संचार प्रक्रिया में प्राप्तकारिता की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है फीड फॉरवर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा फीडबैक होगा। ठीक है, फीड फॉरवर्ड नहीं, फीड आगे बढ़ाना।
फीडबैक होगा, ऑप्शन आपका सही ये हो जाएगा। 16 में देखिए प्राप्त संदेश का पुटवाचन होता कौन करता है, तो कौन करता है, तो इसका जो पुटवाचन करता है वो करता है प्राप्तकर्ता, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 में दिया हुआ है पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन कितने दिनों के अंतर पर होता है, तो ये होता है जो अंतर इसका होता है वो 15 दिन का होता है, 15 डेज, ठीक है। ठीक, चलिए आगे देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन। 18वां में दिया हुआ है कि मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ, मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ है, तो मुद्रा का जो आरंभ हुआ था वो किस देश में हुआ था मुद्रण का, तो वो हुआ था चीन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अभी पाठ्य पुस्तक से गद्यांश लिए पद्यांश लिया गया, इसको पढ़ना है। मुझ भागहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, हो इसी कर्म पर वज्रपात, आदि धर्म रहे नत सदा हमात, ठीक है। तो ये जो आपका दिया हुआ है पद्यांश, इसको पढ़ना है, उसका जवाब देना है। तो विकल का क्या अर्थ है, विकल का क्या अर्थ बतलाएं, तो विकल का क्या अर्थ बतलाया गया है, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा देखिए बेचैन, ठीक है। किसने स्वयं को भागहीन कहा है, तो किसने स्वयं को भागहीन कहा है, तो जो कहे हैं वो है आपका निराला जी, ठीक है। उन्हीं का कविता द्वारा, उन्हीं के द्वारा लिखा गया कविता है, इसीलिए निराला जी हो गया है। उपयुक्त पद्यांश की कवि हैं तो कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कौन सा हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे देखिए 22वां नंबर। 22वां में दिया हुआ है कवि का जीवन कैसा रहा है, तो कवि का जीवन जो रहा है वो है दुखपूर्ण, ठीक है। 23वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि कार्नलिया का गीत का रचना कौन है, तो इनके गीत का रचनाकार जो है वो हो जाएगा आपका सही आंसर जयशंकर प्रसाद, ठीक है। चलिए आगे देखिए 23 के बाद हम लोग 24 देखते हैं। 24 में दिया हुआ है कि कार्नेलिया का गीत कविता का केंद्र विषय क्या है, तो इस कविता का केंद्र विषय क्या है, तो इस कविता का जो केंद्र विषय है वो भारतीय संस्कृति एवं प्रकृति सौंदर्य पर गौरव करना, भारतीय पक्षी का वर्णन, विदेशी अतिथियों का स्वागत, मतलब ये सभी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए देखिए सरोज स्मृति शीर्षक कविता में सरोज कौन है, तो सरोज जो है वो है निराला की पुत्री के बारे में बताया गया, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए निराला की पुत्री। यहाँ पे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि कार्नेलिया का गीत शीर्षक कविता किस नाटक से लिया गया है, तो ये जो लिया गया वो चंद्रगुप्त के नाटक से लिया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक। चलिए 27 नंबर देखते हैं कि मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि के रूप में जाने जाते हैं, तो मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि के रूप में जो जाने जाते हैं वो हो जाएगा आपका निराला जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे दिया हुआ गद्यांश, इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है और जवाब देना है। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है, तो ये जो पाठ से ली गई है वो आपका पाठ का नाम है संविदिया, ठीक है। चलिए गद्यांश में लक्ष्मी किसे कहा गया है, तो गद्यांश में जो लक्ष्मी कहे गए हैं इसमें बड़ी बहुरानी को, बहुरिया को कहा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए बड़ी बहुरिया क्या खाकर गुजारा कर रही थी, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो क्या बथुआ साग खाकर गुजारा कर रही थी, ठीक है। उपयुक्त गद्यांश के लेखक कौन है, तो इन जो अभी आप लोग गद्यांश पढ़े हैं उनके लेखक कौन है, तो उस लेखक का नाम जो है वो है फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन देखिए कि प्रेम धन की छाया स्मृति किस विधि की रचना है, तो किस विधि की रचना है, तो ये है जो स्मरणात्मक निबंध से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक। ढेले चुन लो पाठ में शेक्सपियर के किस नाटक का उल्लेख है, तो इसमें जो नाटक का उल्लेख है वो है मर्चेंट ऑफ वेनिस, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संविदिया का अर्थ है क्या है, जिसका अर्थ है संवाद पहुंचाने वाला, ठीक है। सत्य हरिश्चंद्र नाटक का मुख्य नायक कौन है, तो राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर देखिए कोल्हू का क्या होता है, तो कोल्हू का होता है तेल बेचने की दुकान, तेल निकालने का देसी यंत्र, ठीक है। एक प्रकार का पशु या इनमें से कोई, तो तेल निकालने का एक देसी यंत्र होता है, जैसे में आप कहावत सुने होंगे कि कोल्हू का बेल, तो तेल निकालने का एक यंत्र है, ठीक है, देसी यंत्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सूरदास की झोपड़ी किसने जलाई, तो भैरव ने जलाया, या आपको बार बार बताया जा रहा है इस क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन ये सब है। सूरदास की झोपड़ी शीर्ष पाठ में अंधा भिखारी कौन है, तो सूरदास ही है, ठीक है। कौन है, तो इसमें सूरदास है। आटे की भांति राख को कौन बटोर रहा था, तो आटे की भांति राख को जो बटोर रहा था वो था सूरदास, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए झोपड़ी के आसपास सन्नाटा छा जाने का कारण क्या था, तो झोपड़ी के आसपास सन्नाटा छा जाने के कारण था कि झोपड़ी का जल जाना,
ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो हम लोग सभी इसका सॉल्यूशन देख लिए। सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक का सॉल्यूशन हम लोग देखें, ठीक है, 1 से 5 देख लिया। अब ये आपका इलेक्टिव खत्म हो गया। अब इलेक्टिव खत्म हुआ, बहुत जल्द इसका हम टेस्ट लेने वाले हैं, तो आप लोग टेस्ट जरूर दीजिएगा, ठीक है। और चलिए, वीडियो हो रहा है लंबा, वीडियो को करते हैं अंत। जय हिंद।